हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट यूरी सीरीज पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्रेनियम एपिसोड 3 और 4, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट। हम हार्मनी सीक्रेट, समवेयर समहाउ, ओनली यू, क्वीनडम बाय माय बॉस जैसी कई शानदार सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप थाई सीरीज हिंदी में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको एक एग्जाम्पल चाहिए? डिस्क्रिप्शन में क्रेनियम का हिंदी डब ट्रेलर अवेलेबल है, जरूर देखें। और एक सवाल, आप पहले कौन सी सीरीज हिंदी में देखना चाहेंगे, गैप द सीरीज और द लॉयल पिन? तो चलिए शुरू करते हैं क्रेनियम एपिसोड 3 और 4। रात का रहस्य। बुआ जो अभी अभी नींद में जाने ही वाली थी, अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट सुनकर जाग गई। अंधेरे में उसने घड़ी देखी, रात के 2:28 बजे थे। वैसे तो बुआ अपने काम में एक्सपर्ट थी, लेकिन साथ ही वह गहरी नींद लेने की भी मास्टर थी। मगर स्ट्रेंजर जगह पर होने के कारण उसे ठीक से सोने में परेशानी हो रही थी। उसे पता था कि अगर वह अभी नहीं सोई तो सुबह थकी हुई उठेगी और उसका काम भी देरी से होगा। लेकिन बाहर किसी के चलने की आवाज उसे लगातार परेशान कर रही थी। इस समय कौन घूम रहा होगा, उसने सोचा। क्या कोई लोकल आत्मा थी? उसने तो पहले ही शाम को सही तरीके से प्रार्थना करके उन्हें प्रसाद चढ़ाया था, तो फिर ये आत्माएं उसके सपनों में आने के बजाय अभी क्यों परेशान कर रही थीं? पहली ही रात से उसे डराने की कोशिश क्यों कर रही थी? बुआ ने करवट बदली और अपने टेंट में पीठ कर ली ताकि वह इस अनजान अपीयरेंस को नजरअंदाज कर सके। शाम से ही फिन्या उसे कई तरीकों से चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बुआ ने अनदेखा कर दिया। वह बेवजह बहस में पड़कर अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। अगर फिन्या ज्यादा परेशान करती तो बुआ ने सोचा था कि वह कमांड टेंट में जाकर सो जाएगी। तभी फिन्या भी हिली और धीरे धीरे अपने तकिए के नीचे कुछ खोजने लगी। लाइट मत जलाना, फिन्या ने फुसफुसाकर कहा। कोई आवाज मत करना, अगर कुछ सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर अंधेरे में एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। बुआ को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। उसने चुपचाप फिन्या की बात मान ली और हिलने डुलने की हिम्मत तक नहीं की। फिन्या धीरे धीरे टेंट से बाहर निकली और जिपर को बहुत सावधानी से खोला ताकि ज्यादा आवाज न हो। पहली रात को यहाँ की आत्माएं बहुत सख्त होती हैं। फिन्या बुदबुदाई और फिर टेंट से पूरी तरह गायब हो गई। बुआ बस लेटी रही और प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। एपिसोड 4 रहस्य गहराता जा रहा था। डॉक्टर बुआ को अब सिरदर्द महसूस हो रहा था। जो सीन उसके सामने था वह बहुत भयानक था। एक प्लेन का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था और उसके एक कोने में एक खोपड़ी पड़ी थी। बुआ, जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी कर चुकी थी, जमीन पर झुककर उस खोपड़ी को ध्यान से देख रही थी। उसने हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और बार बार खोपड़ी को गौर से देखने लगी, जैसे उसे कुछ अजीब लग रहा हो। वह अब तक जितने भी टुकड़े इकट्ठा कर चुकी थी, उन्हें एक कपड़े में लपेटकर या बैग में रखकर आगे की जांच के लिए तैयार करना था। फिर इन टुकड़ों को डेड पैसेंजर्स की लिस्ट से मिलाकर पहचान करनी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये टुकड़ा यहाँ नहीं होना चाहिए। बुआ के मन में डाउट हुआ। उसने इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था सिवाय फिन्या के, जो हर बार उससे उलझती थी और उसकी स्टैमिना को टेस्ट करती थी। दरअसल बुआ और फिन्या की लड़ाई कब और कैसे शुरू हुई, यह भी बुआ को ठीक से याद नहीं था। शायद इसलिए कि फिन्या ने वही थीसिस टॉपिक चुना था जो बुआ पहले से लिख रही थी, या शायद इसलिए कि बुआ ने क्वालिफाइंग एग्जाम और पीएचडी प्रपोजल पहले पास कर लिया था, जबकि फिन्या ने उससे पहले अप्लाई किया था। हो सकता है फिन्या को यह बात अंदर ही अंदर चुभ रही हो और उसने कभी बोला न हो, या फिर शायद यह सब खूबसूरती से जुड़ा था। अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए से देखा जाए तो इंसानों को 3 मेन एथनिक ग्रुप्स में बांटा जाता है, एशियन, कॉकेशियन और नीग्रॉइड। बुआ साउथ ईस्ट एशियन सिम्टम्स के हिसाब से थोड़ी ज्यादा सुंदर मानी जाती थी। वह फिन्या से सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा सुंदर थी। अगर कोई न्यूट्रल होकर देखे तो वह फिन्या से थोड़ी छोटी और दुबली थी। उसका चेहरा गोल था, जिससे वह अपनी उम्र से छोटी लगती थी। उसके काले सीधे बाल जो कटे और हल्के से रंगे हुए थे, उसकी भूरी आंखें जो लंबी और बादाम के आकार की थी, उसकी छोटी सी नाक और पतले होंठ, ये सब मिलकर उसे एक अट्रैक्टिव और बैलेंस्ड रूप देते थे। इसके अपोजिट फिन्या का शरीर लंबा और मजबूत था। उसके चौड़े कंधे थे, लेकिन उसकी कमर इतनी पतली नहीं थी। पर क्या यह सब सच में मायने रखता था? बुआ को इस झगड़े की असली वजह नहीं पता थी, लेकिन इस सब के बीच एक गहरी अनकही कहानी थी।
हालांकि उसका चेहरा थोड़ा अधिक लंबा था और उसके कुछ नक्शे मंगोलॉइड रेस से मिलते जुलते थे, फिर भी उसकी बड़ी, गोल, भूरे रंग की आंखें, जो अक्सर आधी बंद रहती थी, उसकी लंबी, पतली आंखों के समान रंग की है और उसकी हल्की पीली त्वचा उसे इस एरिया के दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। उसकी नाक एमर्ज्ड हुई थी और उसके होंठ बुआ की तुलना में थोड़े पतले थे। फिन्या उतनी एशियाई नहीं लग रही थी जितनी बुआ, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बुआ की दूसरे लोगों के मोर फ्रेंडली थी, जबकि फिन्या कुछ अलग थी। शायद इसी वजह से फिन्या उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन इस समय यह मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं था। अभी जो बात बुआ को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वह था उसके सामने रखा हुआ वह खोपड़ी, जिस पर छोटे छोटे जलते हुए अंगारे थे। यही असली समस्या थी जिससे वह कंसर्न थी। उसने अपनी ऐनक ठीक की और लगभग 10 मिनट तक उस खोपड़ी को ध्यान से देखती रही। समस्या यह थी कि खोपड़ी पर किसी विस्फोट, टक्कर या जलने से हुए नुकसान के कोई निशान नहीं थे। इसके बजाय उसकी स्किन सूखी थी और हड्डी से चिपकी हुई थी, जो किसी हाल ही में मरे हुए व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए था, खासकर अगर वह किसी प्लेन क्रैश जैसे गंभीर हादसे में मरा हो। इसके अलावा जब उन्होंने बॉडी के अदर पार्ट्स की तलाश की तो कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं मिला जो इसी तरह रिजर्व हो। तुम क्या कर रही हो, बुआ? तुम्हें स्ट्रेचर पर ही सो जाना है क्या? अगर तुम अच्छे से बात कर सको तो यह और भी अच्छा होगा, बुआ ने इरिटेटेडली जवाब दिया। पहले से ही काफी समस्याएं थी, ऊपर से फिन्या का ताना मारने वाला रवैया और ज्यादा परेशान कर रहा था। कुछ देर के लिए बुआ ने अपना काम एक तरफ रख दिया, जबकि फिन्या को थप्पड़ मारने जैसी चीजें बाद में देखी जा सकती थी। जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मेरी मदद कर सकती हो? बुआ ने पूछा, फिन्या को अपनी बाहें बांधे मुस्कुराते हुए देखते हुए। आज सितारे गलत दिशा में चले गए हैं क्या, डॉक्टर बुआ? तुम मुझसे मदद मांग रही हो? अगर मदद नहीं कर सकती तो कहीं और जाओ, वरना मैं तुम पर अल्कोहल डालकर भगा दूंगी। तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो, बुआ? तो बात क्या है? बुआ ने खोपड़ी के टुकड़े की ओर इशारा किया जो उसे परेशान कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूछूं। फिन्या यह सुनकर बुआ के पास झुकी और आंखें नैरो करके खोपड़ी को देखने लगी। मुझे देखने दो, तुम कोई और काम देख लो। उसने कोई जवाब देने के बजाय सीधा ऑर्डर दे दिया। यह मेरा है, मैंने इसे खोजा है। तुमने ही मुझसे मदद मांगी थी, तो अगर मैं मदद करूंगी तो मुझे इसे देखने दो। फिन्या ने ठोस आवाज में कहा। क्या तुम अब भी दूसरों के धागे खींचने की आदत नहीं छोड़ पाई हो, फिन्या? मुझे लगा था कि उम्र के साथ यह आदत चली जाएगी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छीना। झूठ मत बोलो मुझसे। असली चोर तो तुम हो, टीचर की चहेती। तुम तो हमेशा अपने मन की कर लेती हो, जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाता है। फिन्या ने तीखे स्वर में जवाब दिया और अब भी खोपड़ी को देख रही थी। मेरे लिए एक फोटो खींचो, जैसे तुम मेरी बॉस हो। बुआ ने पीले रंग की आइडेंटिफिकेशन प्लेट और स्केल रखा और फिर कैमरा उठाकर शटर दबाना शुरू कर दिया, वैसे ही जैसे फिन्या ने इंस्ट्रक्शन दिया थे, या यूं कहें कि ऑर्डर। और मैं किसी की चहेती नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम आराम से ऑफिस में बैठी थी जबकि मैं फील्ड में धूल फेंके रही थी? फिन्या ने ताना मारा। खैर, प्रोफेसर को फील्ड वर्क के लिए किसी एबल ह्यूमन की जरूरत थी और मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी तुम। मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती, शायद पहली ही रात में मर जाती। बुआ ने जवाब दिया और प्रूफ बैग फिन्या की ओर बढ़ा दिया। मैं खुद इसका ख्याल रखूंगी, फिन्या ने बैग लेते हुए कहा। जाओ, अपना काम करो। तुम्हारा चेहरा भले ही तुम्हारी माँ से नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारी आदतें वैसी ही हैं, है ना? बुआ ने सटाया किया, ग्लासेस ऊपर खिसकाते हुए। तो आखिर बात क्या है? डॉक्टर बुसाया ने पूछा, जो अब भी उस खोपड़ी को घूर रही थी, जिसे सुबह 9 बजे रिकवर्ड किया गया था और अब पोस्टमार्टम टेबल पर था। अब तक वे केवल 20% ही काम पूरा कर पाए थे, हालांकि उन्होंने दिन भर मेहनत की थी और रात भर जागे थे। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो तुम मुझे परेशान करती रहोगी, है ना बुआ? फिन्या ने झुंझलाते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे बात करने का शौक है, फिन्या। मैं बस समझना चाहती हूँ। शायद क्यूरियोसिटी मेरी जातीय स्पेशलिटी है, बुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे यह गुण नहीं मिला तो तुम मेरी जाति की नहीं होगी। बुआ ने चुटकी ली। तो क्या पता चला? तुम बताओ, डॉक्टर बुआ। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछती क्यों? बुआ ने तुरंत जवाब दिया। तो बताओ, तुमने क्या देखा? एक खोपड़ी। रियली? इतनी शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे तो यह घुटने की हड्डी लग रही है। फिन्या ने तंज कसा।
इसके सूखे और डीप लगभग काले रंग की स्किन को देखकर लगता है कि यह पूरी तरह से सड़ने से बची हुई है। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही कि यह यहाँ क्यों है। मम्मीकरण प्रोसेस। बुआ ने तुरंत आंसर दिया, लेकिन यह नेचुरल नहीं है क्योंकि स्किन बहुत समान रूप से हड्डी से चिपकी हुई है। अगर यह नेचुरल होता तो इतना परफेक्ट नहीं दिखता। सिर्फ एक नजर डालकर तुमने पहचान लिया कि यह आर्टिफिशियल रूप से रिजर्व किया गया है। यह काफी इंप्रेसिव है। फिन्या ने अप्रिशिएट किया। मैंने पहले कभी आर्टिफिशियल मम्मीकरण नहीं देखा। बुआ ने एडमिरेशन से हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह नई बात होगी, लेकिन हमें इसे एक्सरे और अदर टेस्ट से ज्यादा देखना होगा। फिन्या ने सीरियस टोन में कहा, तो क्या यह हाल ही में किया गया ममिफिकेशन है? बुआ ने चौंक कर पूछा। शायद, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। फिन्या ने पता नहीं आवाज में आंसर दिया। दोस्तों, हम क्रेनियम सीरीज का अगला पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे और इसी तरह की कई नई और लेटेस्ट जीएल सीरीज भी आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करें और अपडेट्स पाते रहें।